अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 16 के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज का जो टॉपिक और डिस्कशन है वो है सेल स्ट्रक्चर। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। देन हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में कि सेल को किस तरह से डिस्कवर किया गया और कैसे डिस्कवर किया गया और कौन सी डिवाइस से डिस्कवर किया गया। माइक्रोस्कोप को कैसे इन्वेंट किया गया, किस तरह से इसको यूज़ किया गया, और उसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम देखेंगे कि एलएम क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप के टाइप्स की बात करेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप आएगा। और देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, और फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और इस तरह से एट द एंड हम देखेंगे पैनोरामिक व्यू ऑफ सेल, कि सेल को किस तरह से जो है हम उसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसको कैसे मतलब हम देख सकते हैं, किस तरह से उनके पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं, और कैसे इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इन द वेरी फर्स्ट हम देखते हैं द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन से के साथ क्या रिलेट है, किस तरह से जो है सेल एक स्ट्रक्चर की जो यूनिट है और फंक्शन का जो यूनिट है उसके तौर पे काम करता है। द सेल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ लाइफ, कि सेल जो है वो सबसे छोटा यूनिट है जो जिंदगी की तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। कि अगर हम देखें कि लाइफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बेसिक पॉइंट है जहाँ से लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसका जो लोएस्ट लेवल है वो सेल है। सेल के अगर हम सेल को मज़ीद हम इसको स्टडी करें, मज़ीद इसको डिवाइड करें, तो हमें ये नज़र नहीं आता कि विदाउट सेल जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती हो। सेल से ही जो लाइफ का स्टार्ट है वो सेल से ही हुआ है। The first cell were observed and named by Robert Hooke in 1665 from slice of cork, कि सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया और उसका नाम दिया। और उसने दरियाफ्त कहाँ से किया? उसने स्लाइस ऑफ कॉर्क के जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वहाँ से उसने जो है इसको डिस्कवर किया। और इस बात को हम जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। जो सेल हैं मतलब वो लाइफ तो मतलब जो लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, तो हम देखते हैं तो लाइफ तो डिफरेंट फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा वैरायटी के साथ मौजूद है। तो अल्टीमेटली जो सेल है, तमाम लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही होगा। हाँ, उसके फंक्शन और उसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो उस हिसाब से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सकता है, बट उसका जो यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सेल ही है। सेल थ्योरी, हमने पीछे वाले लेक्चर में सेल थ्योरी के बारे में बात की थी कि किस तरह से सेल थ्योरी को जनरेट किया गया। यहाँ पे उसके 4 पॉइंट देखते हैं। प्रपोज्ड बाय मैथियस शेल्डन एंड थियोडर शेवान इन 1839, के 1839 में मैथियस शेल्डन एंड थियोडर शेवान ने जो है सेल थ्योरी को इन्वेंट किया। ये दोनों, एक जोलॉजिस्ट था, दूसरा बॉटनिस्ट था। सेल थ्योरी के पॉइंट क्या थे? ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल, के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग, कि जो सेल है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट जो है वर्किंग यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। एट द एंड जो लास्ट पॉइंट है अगर उसकी बात करते हैं तो ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द सेल डिवीजन, कि तमाम जो सेल हैं वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से ही जनरेट होते हैं। जो न्यू सेल बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल की तकसीम से ही बनते हैं। देन हम देखते हैं कि जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो बहुत ज़्यादा फार्म में मौजूद है। कुछ छोटे जानदार हैं, कुछ बड़े जानदार हैं, कुछ जानदार ऐसे हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते, कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद सेल्स पे मुश्तमिल हैं। बहुत जो साइज़ है उनका बहुत वेरिएट कर रहा है, बड़ा है। तो वो कैसे है? यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल की बुनियाद पे अगर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें तो हमारे पास जो डिवीज़न आती हैं वो 2 डिवीज़न आती हैं। एक जो है यूनिसेलर है, दूसरा जो है वो मल्टीसेलर। यूनिसेलर क्या है? सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, के कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं सिर्फ एक सेल पर मौजूद हैं। एक सेल पर मुश्तमिल जानदारों को हम यूनिसेलर कहते हैं, क्योंकि यूनि मीन वन एंड सेलर मीन सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम दूसरे जो टाइप है, कैटेगरी है, उसको देखें तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मल्टी मीन मोर देन वन और मोर देन टू, मतलब
दो या दो से ज़्यादा जो सेल पे मुश्तमिल जो ऑर्गेनिज़्म हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़्म भी कह सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़्म एग्रीगेट ऑफ स्पेशलाइज़्ड सेल के ये बहुत ज़्यादा जो मुख्तलिफ स्पेशलाइज़्ड फंक्शन कलेक्शन ऑफ सेल हैं, उनका एग्रीगेशन है, जो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़्म है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़्म के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में और स्पेशलाइज़्ड सेल मौजूद होते हैं कि हर सेल का जो फंक्शन होता है, वो स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे हम पेक्टोरल व्यू देखें तो बैक्टीरिया है, आर्चियोबैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, फंजाई है, एनीमिलिया है। तो ये तमाम जो हैं ये लाइफ कंटेनिंग जो थिंग्स हैं वो हैं। मतलब बैक्टीरिया भी लिविंग है और एनिमल भी लिविंग है। और जो बैक्टीरिया हैं, आर्चियोबैक्टीरिया हैं, ये जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़्म हैं, एक सेल पे मुश्तमिल हैं। इसी तरह से हम प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर और प्लांटी, फंजाई, एनीमिलिया ये जो हैं ये तकरीबन जो होते हैं ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं कि एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। Whether multicellular organism or unicellular organism, all organism must accomplish the same function के अब सेल की तो हमने बात कर ली अल्टीमेटली सेल जो कहा तो सेल के अंदर कुछ तो सिमिलैरिटीज होंगी बिल्कुल होंगी अब चाहे वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का सेल हो या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का सेल हो उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज तो होंगी वो सिमिलैरिटीज क्या होंगी अगर हम उनकी बात करते हैं तो जो फर्स्ट सिमिलैरिटी है अपटेक एंड प्रोसेसिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट के तमाम सेल जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं अपने अंदर लेते हैं स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू उनको गुजारते हैं और जो उनका वेस्ट मटेरियल बनता है उसको अपने सेल से एक्सक्रीट कर देते हैं और ये जो फंक्शन होता है ये चाहे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो तमाम सेल्स ने ये फंक्शन परफॉर्म करना होता है इट इज अ बेसिक कंपोनेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल नेक्स्ट क्या है रिस्पांस टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड रिप्रोडक्शन अमंग अदर के इन्वायरमेंट की जो स्टिमुलाई होती हैं उनके खिलाफ उन्हें रिस्पांस शो करना होता है ये मस्ट होता है कि वो रिस्पांस शो करें जिस तरह से भी स्टिमुलाई हो मे बी कि वो टेम्परेचर की फॉर्म में हो पीएच की फॉर्म में हो या साल्ट कंसंट्रेशन के हवाले से हो या किसी और इन्वायरमेंटल फैक्टर के प्रेशर के हवाले से हो तो जिस तरह से भी हो सेल ने जो रिस्पांस है वो शो करना होता है ये भी बेसिक जो करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात कर लें तो उसी में आता है और रिप्रोडक्शन अमंग अदर के सेल ने रिप्रोड्यूस भी करना होता है अल्टीमेटली ये रिप्रोडक्शन में भी जो है वो यूटिलाइज होते हैं रिप्रोड्यूस भी होते हैं कि एक सेल से जो दूसरे सेल्स हैं वो बनते हैं ये भी सेल की जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है देन हम देखते हैं हाउ वी स्टडी सेल अब हमने सेल की बात कर ली कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सेल को हम कैसे स्टडी करते हैं किस तरह से स्टडी कर सकते हैं किस तरह से सेल के बारे में जान सकते हैं तो हमारे पास जो मेथड हैं जो वेज है वो टू वेज है इन द वेरी फर्स्ट अगर हम देखें तो वो हमारे पास है माइक्रोस्कोप अगर नेक्स्ट देखें तो वो है सेल फ्रैक्शन अब माइक्रोस्कोप क्या है सेल फ्रैक्शन क्या है इसके बारे में हम कंप्लीटली बात करेंगे most cells are between 1 to 100 micrometer in diameter which can be visualized by light microscope के जो सेल होते हैं मोस्टली जो सेल होते हैं वो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते जो आम आंख से या ये कह सकते हैं कि वैसे आंख से नहीं देखे जा सकते क्योंकि उनका जो साइज होता है वो बहुत लो होता है बहुत माइक्रोस्कोपिक टाइप होता है उनका जो डायामीटर होता है वो 1 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है और कुछ सेल जो होते हैं वो बड़े होते हैं और इजीली जो है उनको महसूस भी किया जा सकता है उनको देखा भी जा सकता है और अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं तो बड़े सेल में बात करते हैं तो हमारे पास जो ऑस्ट्रिच है या ये जो बर्ड्स एग्स हैं ये भी एक किस्म के सेल ही हैं तो मतलब बड़े साइज के सेल भी हो सकते हैं यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं कि जो सेल का स्ट्रक्चर है जो सॉरी साइज है वो किस तरह से वेरिएट करता है अगर हम एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उनका जो साइज होता है वो नियर अबाउट 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर तक होता है देन लिपिड और प्रोटीन जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात करते हैं तो वो नियर अबाउट 10 नैनोमीटर तक हो सकते हैं देन अगर हम बात करते हैं राइबोसोम्स की
तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 100 नैनोमीटर तक हो सकता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो बैक्टीरिया का, क्योंकि बैक्टीरिया से सेल का जो स्टार्ट हो रहा है, जो सेल की स्टार्टिंग है वो बैक्टीरिया से ही है। और बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो नियर अबाउट 1 माइक्रोमीटर तक होता है, मतलब माइक्रोमीटर का स्टार्ट हो गया है, नैनोमीटर तक सेल मौजूद नहीं होता। देन अगर हम यहाँ पे 10 की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्योंकि साइज भी बड़े होते हैं, वो भी मतलब उनका साइज भी 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सेलर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है वो। उसके बाद 100 माइक्रोमीटर की रेंज में देखें तो मोस्टली जो सेल्स हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, वो इसी रेंज में ही आते हैं। अगर हम 1 मिलीमीटर तक देखें तो हमारे पास कोई खास सेल नहीं है। अगर हम 1 सेंटीमीटर तक जो सेल का साइज है उसको देखें तो वो हमारे पास फ्रॉग एग है, कि फ्रॉग के जो एग होते हैं उनका साइज नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर के अंडर ही होता है, बिटवीन होता है। अगर हम 0.1 मीटर की बात करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो एग्स, चिकन एग हैं। लाइक हमारे पास ये जो मुर्गियों के अंडे होते हैं ये हो सकते हैं। और ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है मुर्गियों के अंडे की निस्बत, वो भी एक सेल है। अगर हम ह्यूमंस के अंदर मौजूद सेल्स की बात करते हैं, लाइक हमारे पास जो नर्व सेल हैं, द लेंथ ऑफ सम नर्व सेल एंड मसल सेल, उनकी जो लेंथ होती है वो नियर अबाउट 1 मीटर तक इंक्रीज कर जाती है। और ह्यूमन की जो हाइट है वो तो अंडर 10 मीटर तक ही होती है। बहुत ज़्यादा लंबे भी हो जाएँ तो 10 मीटर से नीचे नीचे ही मतलब रहते हैं। तो ये हमारे पास जो एक थोड़ा-सा एक कंपैरेटिव व्यू था सेल के बारे में, कि किस तरह से जो सेल का साइज़ है वो वेरिएट करता है। हम यहाँ पे एक और भी देखते चलें कि किस तरह से इन सेल को विजुअलाइज़ किया जा सकता है, कि 1 नैनोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इन चीज़ों को देख सकते हैं। लाइट माइक्रो की बात करते हैं तो 1 माइक्रोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक जो साइज़ है उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी इज़िली देख सकते हैं। और 1 मिलीमीटर के बाद 10 मीटर या जहाँ तक हम देखें तो वो हम जो है अनएडेड आई से देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं। उम्मीद है इसमें कोई मसला नहीं होगा। देन हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की टाइप्स के बारे में। हमारे पास जो फर्स्ट है वो लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? इन द लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट इज पास थ्रू स्पेसिमेन एंड देन ग्लास लेंस, के जो विजिबल लाइट होती है, जिस लाइट को हम देख सकते हैं, वो स्पेसिमेन से गुजारी जाती है और फिर लेंस से गुजारी जाती है। कि जो आम लाइट होती है उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर यूज किया जाता है। The lens reflect light such that the image is magnified into eyes or the video screen। कि लाइट माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है कि जो लाइट उस मटेरियल के अंदर से, उस इमेज के अंदर से जो उस जो हमारे पास स्पेसिमेन है उसके अंदर से गुजर रही है, तो उस लाइट का जो इमेज है उसको मैग्नीफाई कर दिया जाता है, उसका जो साइज होता है वो बढ़ा दिया जाता है। वो साइज कैसे बढ़ता है? वो लेंस की मदद से ही बढ़ाया जाता है। और जो मतलब हम उसको आई से देख रहे हैं तो देन भी उसका जो व्यू होगा वो हमें इनलार्ज नज़र आएगा, बड़ा नज़र आएगा। अगर हम उसको वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं तो देन भी उसका जो साइज़ होता है वो बड़ा करके ही दिखाया जाता है। मैग्निफिकेशन एंड रिज़ॉल्विंग पावर, ये क्या है? इनको भी हम डिस्कस करते हैं। मैग्निफिकेशन पावर क्या है? मैग्निफिकेशन पावर इज़ द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज टू इट्स रियल साइज़, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रियल साइज़ से और उसका जो इमेज है उसके दरमियान में अगर हम रेशियो देखें तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। कि मतलब एक जो इमेज है उसका साइज़ जो है 1 मीटर तक है या 1 सेंटीमीटर तक है, और अगर हमने उसको जो माइक्रोस्कोप की मदद से उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ानी है तो हम उस जो मौजूद लेंस होंगे, लेंस की मदद से हम उनको 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक भी बड़ा करके देख सकते हैं। मतलब ये जो लेंसेज़ की पावर होती है, मैग्निफिकेशन पावर होती है, ये डिफरेंट होती है। मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की रेंज की बात करते हैं तो वो नियर अबाउट 1000 टाइम तक हो सकती है, कि एक चीज़ को 1000 गुना बड़ा करके भी हम देख सकते हैं, और ये हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं। रिज़ॉल्विंग पावर की अगर हम बात करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ इमेज क्लैरिटी, कि इमेज कितना क्लियर है, कि रिज़ॉल्विंग पावर की बात करते हैं
कि जो ऑब्जेक्ट की हमने इमेज तो ले ली, अब उसका साइज भी बड़ा कर लिया, तो वो क्लियर कितनी है, ब्लर कितनी है। अगर हम उसकी क्लैरिटी की बात करते हैं तो वो इमेज की जो क्लैरिटी है उसको मेजर करना वो दरअसल रिजॉल्विंग पावर होती है। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कैन बी सेपरेटेड एंड स्टिल व्यू एज टू सेपरेट पॉइंट। कि इसका मतलब ये है कि हम किस हद तक जो है उस इमेज के अंदर दो पॉइंट के दरमियान में डिफरेंस मतलब उसको महसूस कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को हम विजुलाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे दो पॉइंट जो है आपस में मिक्स हो जाएं, हमें हम उनको डिफरेंशिएट ना कर सकें, वहाँ पे जो रिजॉल्विंग पावर होगी वो एंड हो जाएगी। और वो पॉइंट जहाँ तक हम दो जो पॉइंट होंगे उनको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब उनको विजुलाइज करने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो देन वो जो होगा वो रिजॉल्विंग पावर होगी। Resolution is limited by shortest wavelength of light near about one half of wavelength used। कि ये जो रेजोल्यूशन है इज लिमिटेड बाय शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि ये बहुत छोटी वेवलेंथ की जो लाइट है उस वहां तक ही लिमिटेड है, कि वन हाफ ऑफ वेवलेंथ यूज के जो वेवलेंथ होती है वो मतलब बहुत मिन्यूट या बहुत कम मिकदार में या वन हाफ वो यूज की जाती है। The minimum resolution of light microscope is about 2 micron। के जो मिनिमम रेजोल्यूशन पावर होती है जो लाइट माइक्रोस्कोप की वो नियर अबाउट 2 माइक्रोन होती है। द साइज ऑफ स्मॉल बैक्टीरियम, के जो छोटा बैक्टीरिया होता है उसकी मतलब ये कि हम 2 माइक्रोन या 2 माइक्रोन तक जो मौजूद बैक्टीरियाज का साइज वाले बैक्टीरियाज हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन हम जो माइक्रोस्कोप की दूसरी टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? फोकसेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू स्पेसिमेन और ऑन टू इट्स सरफेस। के हम क्या करते हैं कि स्पेसिमेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम जो है अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन की एक बीम को उन स्पेसिमेन के ऊपर गिराया जाता है, उसकी सरफेस के ऊपर गिराया जाता है। देन क्या होता है, देन उसका जो इमेज है वो हम देख सकते हैं। थ्योरेटिकली अगर हम बात करते हैं जो मतलब वैसे एस्टिमेटेड है, रेजोल्यूशन पावर ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुड रीच 0.1 नैनोमीटर। के थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो लिमिट है वो 0.1 नैनोमीटर तक है, बट प्रैक्टिकल लिमिट इज क्लोजर टू अबाउट 2 नैनोमीटर। के जो हम मतलब प्रैक्टिकल अगर हम उसको करके देखें तो उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो नियर अबाउट 2 नैनोमीटर है। कि थ्योरेटिकल वो चेंज मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब 0.1 तक बताई हुई है, बट जो अगर हम प्रैक्टिकल करके देखें तो देन हम उसको 2 नैनोमीटर तक ही जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं 2 पॉइंट्स को। ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देन 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिसे हम TEM भी कह सकते हैं या SEM भी कह सकते हैं। उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या TEM ये क्या है, ये किस लिए यूज होता है? स्टडी इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, के जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम जो है TEM को यूज करते हैं, मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम वाज एम थ्रू द थिन सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, के इलेक्ट्रॉन बीम को जो स्पेसिमेन का सेक्शन है उसके जो पार्ट हैं वो बहुत बारीक पार्ट में से गुजारा जाता है। देन क्या होता है, द इमेज वाज फोकस एंड मैग्नीफाइड मैग्नेट। के देन हम क्या करते हैं कि उस सेक्शन में से गुजारने के बाद हम उसका जो इमेज बनता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से मैग्नीफाई करते हैं, उसका साइज जो होता है वो बड़ा करते हैं। मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में हमने ग्लासेस को यूज किया था, जो लेंस थे उनको यूज किया था, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करेंगे उन जो इमेजेस हैं स्पेसिमेन की उनको विजुलाइज करने के काबिल बनाने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए। To enhance the image, the thin section of preserved cell are stained with atoms of heavy metals। के heavy metals की मदद से हम उन मौजूद जो सेल्स हैं उनको स्ट्रेन किया जाता है, उनके अंदर जो है वो डिफरेंट कलरिंग की जाती है ताकि हम जो है उन सेल के डिफरेंट पार्ट के दरमियान में डिफ्रेंशिएट कर सकें।
द माइक्रोग्राफ इज टू डायमेंशनल, के जो माइक्रोग्राफ होता है वो टू डायमेंशनल होता है, कि हम उसका जो टू साइड से व्यू कर सकते हैं, मतलब एक्स या वाई से, वाई या जेड से, जेड या एक्स से। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक व्यू दिखाया हुआ है जो कि टीएम से लिया हुआ है, टीएम से। देन जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या एसईएम। ये एसईएम किस लिए यूज की जाती है इसकी बात करते हैं। स्टडी द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, के सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ सेल को स्टडी करने के लिए हम एसईएम का यूज करते हैं। यहाँ पे एक बात आपको जहन में रखनी होगी, टीईएम का जो मकसद है वो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, जबकि एसईएम का जो काम है, जो इसका मकसद है, जो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जिसलिए यूज होता है वो सेल की सरफेस को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। द सैंपल सरफेस इज कवर्ड विद थिन फिल्म ऑफ गोल्ड, के इसमें हम करते क्या हैं कि हमें जो भी स्पेसिमेन चाहिए होता है उसको आउटर, उसकी जो आउटर साइड होती है, जो उसकी सरफेस होती है, उसको गोल्ड की, सोने की बारीक एक तह से, फिल्म से कवर कर दिया जाता है। देन क्या किया जाता है, द इलेक्ट्रॉन बीम एक्साइड द इलेक्ट्रॉन ऑन द सैंपल सरफेस। देन हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को उस जो मटेरियल होता है, सेल्स होते हैं, उनकी सरफेस पे जो है वो ड्रॉप किया जाता है। द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड एंड फोकस्ड ऑन स्क्रीन, कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वहां पे टकराने के बाद जो हमें इलेक्ट्रॉन मौसूल होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम स्क्रीन के ऊपर फोकस करते हैं। द इमेज अपेयर थ्री डायमेंशनल, के अब इसकी जो इमेज होती है वो थ्री डायमेंशनल अपेयर होती है, जबकि टीईएम की जो इमेज होती है वो टू डायमेंशनल अपेयर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज है सेल की सरफेस की वो किस तरह से है, और इन द प्रीवियस भी आपने टीईएम की जो इमेज दिखाई थी टू डायमेंशनल, उसको भी देखा था। सेल फ्रैक्शन को दूसरा मेथड क्या है कि जिससे हम सेल के बारे में स्टडी कर सकते हैं। सेल फ्रैक्शन क्या है, टू सेपरेट द ऑर्गेनेली ऑफ सेल फॉर फंक्शनल स्टडी, के सेल के जो फंक्शनल, जो ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स हैं, उनकी फंक्शनल स्टडी के लिए हम सेल फ्रैक्शन को कर मतलब यूज करते हैं, कि हम सेल जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं उनको स्टडी करना हो, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करना हो, तो हम सेल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं। The disrupted cell are centrifuged at different speed and duration to fractionate component of different size। कि हम क्या करते हैं कि सेल के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, घुमाया जाता है डिफरेंट टाइम स्पेन के लिए, डिफरेंट स्पीड के लिए, मतलब मखसूस टाइम होता है, मखसूस स्पीड होती है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को घुमाते हैं। घुमाने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब उसके जो एक डेंसिटी बेस पे हम इसकी स्टडी करते हैं, दूसरे वर्ड्स में हम इसको ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर हमारे पास टिश्यूज हैं, टिश्यूज मौजूद हैं सेल्स के, तो देन हम क्या कहेंगे, उसको हम घुमाएंगे, मतलब उसके अंदर जो एक घुमाने वाली मशीन है जिसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन भी कहते हैं, ये लाइक जूसर मशीन की टाइप होती है। तो देन हम क्या करेंगे कि हम उसको होमोजिनाइजेशन करेंगे, उसको घुमाएंगे, वो सारी चीज़ें जो होगी वो मिक्स हो जाएंगी, और मिक्स होने के बाद जो होगा वो हम उसको मज़ीद 10 मिनट के लिए उस मशीन के अंदर डालेंगे। देन जो पैलेट रिच इन न्यूक्लाई एंड सेलर डेब्रिस, जो सेलर मटेरियल होगा, जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, वो फिर क्या करेगा कि वो जो बेस के ऊपर बैठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जिस जो कंपोनेंट्स होंगे, जिन कंपोनेंट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो बेस के ऊपर बैठते जाएंगे। इसी तरह जो है फोर्थ जार में आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पैलेट रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, के माइटोकॉन्ड्रिया जो होगी, जो जिनके अंदर ज़्यादा होगा जो मटेरियल का, वो फिर उसके नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा 5 में के पैलेट रिच इन माइक्रोसोम्स, के जो माइक्रोसोम्स हैं लाइक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन है या इंटरनल मेम्ब्रेन्स हैं, तो उनका जो मटेरियल होगा वो फिर मजीद इसके अंदर मतलब स्टोर होता जाएगा, और एंड पे अगर हम देखें तो हमें राइबोसोम का जो कलेक्शन होगा वो मिल जाएगा। अब ये चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी, अब इन फर्स्ट देखें तो 10 मिनट के लिए हमने सेंट्रीफ्यूज किया। देन यहाँ पे देखें तो हम जो है इसको 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। देन 1 आवर्स के लिए, 60 मिनट के लिए, देन हम 3 आवर्स के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन और स्पीड के हिसाब से अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करें तो हमें जो मटेरियल होगा वो मौसूल हो जाएगा। कि अगर हम यहाँ पे 60 मिनट के लिए कर रहे हैं तो हमें जितने भी जो मटेरियल जो मौजूद
मेम्ब्रेन्स होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होंगे या सेल इंटरनल मेम्ब्रेन्स होंगे, तो वो हमें यहाँ पे मौसूल हो जाएंगी, हमें हासिल हो जाएंगी। तो सेंट्रीफ्यूज के थ्रू भी हम जो है सेल की स्टडी कर सकते हैं। Self fractions prepare quantities of specific cell component organelle for functional analysis। अगर हम मतलब ये कि हम यहाँ पे सेल के जो फंक्शन के हिसाब से इसको एनालाइज करना चाहते हैं तो सेंट्रीफ्यूज को यूज करेंगे। इसको हम बायोकेमिकल स्टडीज भी कह सकते हैं। माइक्रोस्कोप और मेजर टूल इन साइटोलॉजी के जो सेल की स्टडी है जिसे साइटोलॉजी कहते हैं, इसमें माइक्रोस्कोप जो है एक वाइटल कंपोनेंट है, बहुत अहम जो है इसका काम है, बहुत अहम टूल है। साइटोलॉजी कपल्ड विद बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल एंड केमिकल प्रोसेस इन मेटाबॉलिज्म डेवलप मॉडर्न सेल बायोलॉजी। कि जो साइटोलॉजी थी, सेल की स्टडी थी, उसने क्या किया जो है उसने मतलब बायोकेमिस्ट्री के साथ मिलके, मतलब उसकी जो बायो की केमिस्ट्री है, मतलब उसके अंदर जो मौजूद केमिकल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको स्टडी करने के बाद हमें जो है वो मॉडर्न सेल बायोलॉजी जो है हमें ऑब्टेन हुई है। पहले तो हम सेल के बारे में स्टडी करते थे, बट जब जब से हमने सेंट्रीफ्यूज को यूज किया है, उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल की स्टडी स्टार्ट की है, देन हमारे पास जो है वो मॉडर्न सेल बायोलॉजी हमें ऑब्टेन हुई है। तो ये इसके अंदर डेवलपमेंट आई है। पैनोरामिक व्यू ऑफ सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल का जो व्यू होता है वो कैसे होता है, सेल दिखने में कैसे होता है। तो बेसिक फीचर्स ऑफ सेल के बेसिक फीचर्स ऑफ सेल की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं। ऑल सेल आर बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के तमाम सेल जो होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो होंगे वो घिरे हुए होंगे। कि सेल के मटेरियल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होगी, एक झिल्ली मौजूद होगी। The semi-fluid substance within the membrane is a cytosol। के जो साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल होगा उसे हम साइटोसोल कहेंगे। कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म का मटेरियल भी हो सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल भी हो सकता है, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर सेमी लिक्विड टाइप मटेरियल है वो भी, और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड टाइप मटेरियल है वो भी, उससे भी मतलब वो भी सारा जो होगा वो कवर होगा, सेल मेम्ब्रेन से कवर होगा। और इस साइटोसोल के अंदर जो होगा वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी और वो अपने फंक्शंस के हिसाब से स्पेसिफिक होंगी। साइटोसोल का पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल है और जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है उसको कलेक्टिवली हम साइटोसोल कहते हैं। ऑल सेल कंटेनिंग क्रोमोसोम विच कैरी जीन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। के जितने भी क्रोमोसोम हैं, जितने भी सेल्स होंगे, सेल के अंदर मौजूद क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर जो होगा वो जीन्स मौजूद होंगे, और जीन जो होंगे वो डीएनए की फॉर्म में मौजूद होंगे। मतलब ये कि जेनेटिक मटेरियल होगा, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग मटेरियल मौजूद होगा, जो कि सेल की एग्जिस्टेंस के लिए एक अहम किरदार अदा करेगा। ऑल सेल हैव ऑल सेल आल्सो हैव राइबोसोम, कि तमाम सेल्स के अंदर राइबोसोम मौजूद होंगे, और राइबोसोम का जो काम है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार है। ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन प्रोडक्शन की एक फैक्ट्री होती है। टिनी ऑर्गेनेली दैट मेक प्रोटीन यूजिंग द इंस्ट्रक्शन कंटेन इन जीन, के उन जीन से मौसूल होने वाली जो मालूमात हैं उनकी बुनियाद पे इन राइबोसोम ने जो है वो प्रोटीन को बनाना होता है। तो इसलिए राइबोसोम भी नेसेसरी कंपोनेंट है तमाम सेल्स का, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर। A major difference between prokaryotic and eukaryotic cell is the location of chromosome। कि अगर हम देखें कि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो उसका जो बेसिक सेल है वो बेसिक डिफरेंट है, वो उनके नेम से ही जाहिर है। प्रो मीन बिफोर, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, एंड यू मीन ट्रू एंड कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस। कि वो सेल जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मौजूद नहीं था, न्यूक्लियस से पहले वाले जो सेल है उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और यूकैरियोटिक वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जस्ट जो डिफरेंस है वो क्रोमोसोम की लोकेशन का डिफरेंस है। वो कैसे डिफरेंस होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में तो मौजूद है, बट वो किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड नहीं है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद है। इसको आगे हम देखते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम
आर कंटेन इन अ मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेली द न्यूक्लियस, के यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो मेम्ब्रेनस बाउंडेड होगा, मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होगा, एक ऑर्गेनेली के फॉर्म में मौजूद होगा जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, द डीएनए इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियोइड विदाउट द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेल, के सेल के सारे सेल के अंदर मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा क्रोमोसोम की फॉर्म में, वो डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद होगा। मीन के प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो होगा वो कोई भी मतलब ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होगी लाइक क्रोमोसोम कंटेनिंग। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो प्लाज्मिड मौजूद होते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया के सेल का जो व्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम पिली कहते हैं। देन यहाँ पे जो क्रोमोसोम लाइक गुच्छे की तरह आपको नजर आ रहा है इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद होंगे, ये राइबोसोम यहाँ पे क्लियर नजर आ रहे हैं और इनका काम प्रोटीन प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन उसके ऊपर सेल वॉल है, देन उसके ऊपर कैप्सूल होगा, कैप्सूल। और यहाँ पे फिंगर लाइक जो एक मतलब स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम फ्लैजेला कहते हैं। ये डिफरेंट बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने फ्लैजेला कंटेनिंग है। और एक बैक्टीरिया के सेल का जो साइज होता है वो नियर अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है अकॉर्डिंग टू जो बैसिलस है, बैक्टीरियम बैसिलस, उसका साइज यहाँ पे दिखाया हुआ है और उसका जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ एक व्यू है। और यहाँ पे आपको एक टिपिकल रॉड शेप बैक्टीरिया की जो शेप है वो दिखाई हुई है। और ये भी हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।